ओके सर, तो देखो ये हेडिंग लगा दो और इस चैप्टर को हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार इसका थोड़ा लिस्ट बनाते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि वाई क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्लासिफिकेशन आ रहा है, तो क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ही क्या है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर जो सेकंड हमें देखना है हिस्ट्री के बारे में। हमें हिस्ट्री के बारे में देखना है। तो हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में हम इसमें 2-3 अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने का ट्राई किया, है ना। तो जो पहला साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफाई करने का ट्राई किया एलिमेंट्स को, उनका नाम था डोब्रिनर। ओके, डोब्रिनर was the first scientist who tried to classify elements. Okay, तो इसने क्या किया था, डोब्रिनर्स ट्रायड, है ना। तो इसने क्या किया था, 3-3 के ग्रुप्स बनाए थे, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया, 3 का ग्रुप। तो अब वो कैसे बनाया और उसमें क्या था वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस इसका नाम जान लो, है ना, डोब्रिनर्स ट्रायड। तो ट्राई से मतलब पता चल रहा है ना, 3 का ग्रुप था। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसने ट्राई किया क्लासिफिकेशन, दैट वाज न्यूलैंड। ओके, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्ट मतलब 8, है ना। ऑक्ट से पता चला ना 8। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि 7 या 8 के अलग अलग ग्रुप्स बनाए, 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ट्राई किया, उनका नाम है लोथर मेयर। लोथर मेयर बोलते हैं इनको। तो लोथर मेयर्स कर्व, इन्होंने कुछ कर्व बनाया और कर्व की हेल्प से कुछ कुछ बताने का ट्राई किया कि कैसे कैसे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर इनके बाद में आता है मेंडेलीव। और मेंडेलीव ने एक तरह से अपना एक पीरियोडिक टेबल बना करके दिया। तो पहली बार जो टेबल बनाने का पूरा श्रेय जो जाता है, फर्स्ट टाइम द टेबल वाज मेड बाय मेंडेलीव। Okay, but this is not the table that we use nowadays. Nowadays what we use is called modern periodic table. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, ये जो मेंडेलीव का जो टेबल था ना, उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन बोल सकते हैं इसको। आया बात समझ में। तो ये सब हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, मतलब 1 by 1 ये सब टॉपिक्स है हमारे, इनको हम पढ़ेंगे। तो एक बार जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमें पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड। मतलब जो प्रॉपर्टीज जो है उनका ट्रेंड कैसा है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो प्रॉपर्टीज में अगर हम लिस्ट बनाए 1 2 ऐसे करके, तो काफी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, ये तुम्हारे फिर से 11th क्लास में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो है, पहला प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर हमें पढ़ना है वो है एटॉमिक रेडियस। कि एटॉमिक रेडियस कैसे कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा देख लेंगे कि आयोनिक रेडियाई या आयोनिक रेडियस क्या होता है, उसको भी थोड़ा टच कर देंगे। फिर जो इसके बाद हमें जो पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसको कभी कभी एंथैल्पी भी लिखते हैं। तो ये क्यों लिखते हैं ये हम उसी टाइम पे बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नेक्स्ट में लिखो। थोड़ा अभी ध्यान से सुनो, है ना, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, या लिखने का तुम्हें टाइम मिलेगा, अभी सिर्फ सुनो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इससे पहले हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसके बाद हम थोड़ा वैलेंसी वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से एलिमेंट की वैलेंसी कैसी होगी। और लास्ट में हम थोड़ा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑल दैट वी विल डिस्कस।
देखो और भी है मतलब प्रॉपर्टीज, उनको भी हम इसी में मतलब इंक्लूड कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा है ना, और भी अगर कुछ होगा तो वो इसी में हम इंक्लूड करके आगे पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारे पूरे टॉपिक हो गए एक तरह से जो इसमें कवर करना है। और इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले हैं वो तुम्हें 11th क्लास में एज इट इज पढ़ाया जाएगा। तुम्हें ऐसा ही समझ लो कि मैं तुम्हें 11th वाला ही ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कि बिल्कुल हम मतलब पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे 9th क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है, 10th में कैसे पढ़ाया जाता है, वैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ये नोट डाउन करो, ये लिस्ट बना लो एक बार टॉपिक्स का। Yes, sir, noted. तो सौरभ तुम मतलब एक सेपरेट एक नोटबुक बना लेना, क्योंकि जो नोट्स हम लिखेंगे ना बिल्कुल आगे भी काम आएंगे। तो जब भी मान लो अभी हम ये डिस्कस करेंगे या तुम्हें जब भी अगली बार ये चैप्टर पढ़ाया जाता है रिलायबल में, तो उससे पहले अगर एक बार नोट्स देख लोगे तो तुम्हें काफी कुछ मतलब अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, तो वो हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। Okay. इसके ओके, तो इसके अंदर देखो भाई, सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, मुझे कुछ एग्जांपल दो कैसे करते हैं, किसी का तुम्हें या एग्जांपल याद है कि सर यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं हम और कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको? So classification in the sense मतलब जैसे किस चीज का? कहाँ मतलब क्या होता है इसका, कहाँ यूज करेंगे इसको, कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, सर सोचो थोड़ा। So classification तो सारे कहीं कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और इन सब के अंदर क्लासिफाई करते हैं। Yes. और मतलब जैसे पेड़ और पौधे अलग अलग हो गए, उनको भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पेड़ों में भी फिर अलग अलग टाइप्स हो गए, मतलब जहां पे भी हम टाइप्स वाला डिस्कशन आता है ना, कि ये एक टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, इस तरीके से, समझ रहे हो? यस सर। तो मतलब क्लासिफिकेशन हम करते ही इसीलिए है कि हमें टाइप्स के बारे में पता चल जाए, उनके बारे में थोड़ा मोटा मोटा हमको नॉलेज हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है, कितने तरह के, जैसे जैसे कि हम मान लो लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करें, तो लिविंग बींग्स को हम क्लासिफाई करते हैं, एक तो मतलब एक तरफ तो मान लो जीव जंतु रख लो, सारे जीव जंतु हो गए, दूसरी तरफ सारे पेड़ पौधे आ जाएंगे उसमें। तो ही तो होते हैं लिविंग बींग्स, या तो पेड़ पौधे होंगे या फिर जीव जंतु में आएंगे वो। अब जीव जंतु में भी फिर से अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कई कई तरह के होते हैं ना, बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। और मतलब पेड़ पौधों में भी अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उनको भी जैसे मतलब क्लासिफिकेशन हम हर उस जगह पर करते हैं जहां पर हमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखे या कुछ डिफरेंसेस दिखे, समझ रहे हो? जैसे मेल और फीमेल, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। मेल के जो जितने भी मेल होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है, जितने भी फीमेल्स हैं उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी होती है, इसीलिए क्लासिफिकेशन करते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी हमारा जो क्लासिफिकेशन करने का जो उद्देश्य है या जो ऑब्जेक्टिव है हमारा क्लासिफिकेशन करने का, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज को नोटिस करें और या फिर कुछ डिससिमिलैरिटीज को नोटिस करें, है ना? तो देखो भाई, मतलब मेन जो पर्पस है क्लासिफिकेशन, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई थिंग्स, अगर इसका हम आंसर करने की कोशिश करें, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, तो अगर इसका हम शॉर्ट में अगर इसको आंसर करने की कोशिश करें, तो पहला पॉइंट तो हम ये बता सकते हैं, पहला पॉइंट तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि टू
टू स्टडी, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब हम इनका टू, और या फिर ऐसे लिखो, द स्टडी ऑफ, एक सेकेंड, द स्टडी ऑफ, लगभग हमारे जो टेबल है उसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, हम मतलब ज्यादा भी है लेकिन हम 118 की बात करेंगे, या फिर ऐसा लिख दो कि 118 से भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं। टू स्टडी ग्रेटर देन 118 एलिमेंट्स इंडिविजुअली is a difficult task। डिफिकल्ट है ना भाई, एक एक अगर मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन के बारे में पढ़ो, फिर हीलियम के बारे में पढ़ो, फिर लिथियम के बारे में पढ़ो, तो अगर एक एक को हर एक को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा तो ये स्टडी काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। The study of one greater than 118 elements individually is a difficult task। Okay, so to simplify the study या फिर to simplify the study, we classify elements। हम इनको क्लासिफाई इसीलिए करते हैं क्योंकि 118 को एक एक को पढ़ना मुश्किल है, तो हम कुछ ग्रुप्स बना देंगे, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ ग्रुप बना देते हैं। तुम्हें जैसे कि पता होगा कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो हम, तुम्हें पता होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यस और कौन सा ब्लॉक होता है बताओ? पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब होते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक ग्रुप बना दिया, मतलब एस ब्लॉक के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, काफी सारे एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, काफी सारे डी में आ जाएंगे, काफी सारे एफ में आ जाएंगे। और इनके अंदर क्या होता है पता है, इनकी सिमिलैरिटीज काफी सारी सेम रहती है। समझ रहे हो बात को? और भी काफी तरह के मतलब क्लासिफिकेशन, सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन थोड़ी है, ये तो एक टाइप का क्लासिफिकेशन है जहां पर हमने मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है उसके हिसाब से क्लासिफाई किया है। जब इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल्स में जाएगा तब हम बोलेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा तब बोलेंगे कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी का है, एफ का है, इस तरीके से। मतलब ये इनको भी हम देखेंगे बाद में, है ना। तो 118 का हमने 118 को एक एक करके पढ़ना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से चार ग्रुप बना लिए, है ना। तो एक 118 एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स divided into 4 groups। यहाँ पर सिंपल सिर्फ और सिर्फ 4 ग्रुप बना दिए हमने एक तरह से। या तो 118 को एक एक करके पढ़ो जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, फिर उनको याद भी रखना होता है तो वो तो और डिफिकल्ट हो गया। 4 ग्रुप में हो गया तो फिर उनमें कुछ सिमिलरिटीज रहती है, उनको हम नोट कर सकते हैं और स्टडी करने में आसानी रहती है। समझ में आया ये बात? तो यस सर। वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, या फिर मतलब इसी के अंदर make few groups, make some groups। क्लासिफाई करने का मतलब यही है कि आप कुछ ग्रुप्स में उनको एक तरह से डिवाइड कर दो, तो अगर वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे तो उनको स्टडी करना इजी हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। मतलब ये तो नॉर्मल पॉइंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है हमें, बस यहाँ पर ये समझना है कि क्लासिफिकेशन करते क्यों है। जहां पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना उसका पर्पस यही रहता है। अब जितने जीव जंतु है सभी को एक एक जीव जंतु को तो पढ़ना मतलब ईजी नहीं है, एक एक को पकड़ के मतलब उनका स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी जीव है उनको 2-4 ग्रुप में बांट दिया और फिर उनका स्टडी कर लेते हैं, जो कि इजी रहता है काफी। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर मतलब किस साइंटिस्ट ने क्लासिफाई करने का कोशिश किया एलिमेंट्स को।
तो नेक्स्ट हम इसके बाद जो पढ़ जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे, बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है। वैसे क्लासिफिकेशन किसी का भी हो सकता है। देखो तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो मतलब वैसे तो ट्राई तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो मीनिंगफुल जो कंपैरिजन था या मीनिंगफुल जो क्लासिफिकेशन था वो किया था डॉबरीनर, है ना। तो डॉबरीनर एक साइंटिस्ट था, डॉबरीनर्स ट्रायड। तो डॉबरीनर एक साइंटिस्ट था, उसने आज से लगभग 200 साल पहले, ठीक है, आज से लगभग 200 साल पहले, ये शायद 18, एक सेकंड में बताता हूँ, ये 1820s के अंदर लगभग इसने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी एलिमेंट्स को। नो सर, वो तो 1817 में था ना। हाँ 1820 के आसपास, वही वही तो बता रहा हूँ। 1817 था क्या? यस सर, एग्जैक्ट, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है। अच्छा एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, तो इसको चेक, मतलब एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुको। हाँ था लगभग, मतलब वही 1920 के आसपास, 1900 क्या 1820 के आसपास। 1829, 1829 है ये, या 1829 या 20, 1817 नहीं है, 29 लिखो है ना। तो लगभग ये 1829 में इसने ये ट्रायड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था इसने, ठीक है। 17 है, एक बार चेक कर लेना, मुझे 17 में श्योर नहीं हूँ, है। तो देखो भाई, हम इस देखो ईयर से हमें मतलब नहीं है, आज से लगभग 200 साल पहले, बस हमें ये ध्यान रखना है कि आज से लगभग 200 साल पहले ये क्लासिफिकेशन इसने किया। और इस क्लासिफिकेशन में क्या था, इसने क्या क्या ट्रायड बनाए। देखो ट्रायड, ट्राई से मतलब सीधा सीधा बदल रहा है कि ट्राई मतलब 3 का ग्रुप, ठीक है, ट्राई मतलब 3 का ग्रुप, और ऐसे ही नाम दे दिया ट्रायड करके। तो इसके अंदर इसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स, मतलब ये एलिमेंट्स को पढ़ाई मतलब स्टडी कर रहा था, तो इसको कुछ सिमिलरिटीज दिखी, मतलब he found some similarities, और उन्होंने मतलब उसी को हिसाब से इसने अपना एक मतलब अपना एक लॉजिक दिया, है ना। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि डॉबरीनर मेड, डॉबरीनर, या ऐसा लिखो, he made groups of three elements, ओके। तो तीन तीन एलिमेंट्स का एक तरह से इसने ग्रुप बनाया है। He made groups of 3 elements which showed similar properties, है ना। देखो हम एग्जांपल्स अभी देखेंगे। देखो एग्जांपल, चलो अभी एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो इसने क्या किया कि एलिमेंट्स को ऐसे उनके एक तरह से एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे रखा, है ना। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे अगर रखें इनको, तो इसने नोटिस किया कि जो वेट जो है, जो बी का जो वेट होगा, जो बी का जो वेट होगा वो क्या होगा, वो ए और सी के वेट का काइंड ऑफ एवरेज होगा। तो इसने क्या बोला कि अगर हम ऐसे 3 3 के ग्रुप बनाए, जो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका वेट जो होगा वो बाकी दो एलिमेंट्स का मीन होगा, या बाकी दो एलिमेंट्स का एवरेज होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। मतलब उनके वेट का एवरेज, समझ में आ रहा है बात। यस सर। देखो ये इसने ट्रायड बनाया, और इस ट्रायड में ये खास बात मिली इसको, ये एक ट्रायड बनाया इसने इस तरीके से ए बी सी का, और इसमें इसको खास बात क्या मिली कि जो बी का जो वेट है वो a प्लस c/2 होगा। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको वेट को हटा के इधर ले लेते हैं, ठीक है।
तो इसने बोला कि जो बी का जो वेट होगा वो ए और सी का जो एवरेज आएगा उसके बराबर होगा। जैसे कि मैं एक अगर एग्जांपल लें, एक रियल एग्जांपल अगर लें, तो इसने मतलब जो पहला इसने एग्जांपल दिया वो दिया था लिथियम सोडियम पोटेशियम का, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का लगभग 7, इसका 23 होता है, इसका होता है 39। तो ये हमें पता है कि इनके वेट इतना इतना होता है। देखो एक एक एग्जांपल में वेट आपको याद रखना पड़ेगा। You have to remember weight of at least these three. And how can you verify that whether they will form triad or not? तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करिए, वेट वाला ये इधर का, तो अगर हम वेट निकालना है किसका, वेट हमें निकालना है सोडियम का, तो कैसे निकालेंगे बताओ? So 39 plus 7/2. हाँ, तो ये कितना आएगा? 39 plus 7 46, 46/2 कितना होगा? 23. Yes, that will be 23। तो देखो ये जो हमने पहले जो वेट लिया था, ये जो वेट हमें पहले मिला था वो 23 मिला था, मतलब एक्चुअल जो होता है वो 23 होता है। और जो ट्रायड के हमने इस ट्रायड के इस फॉर्मूला जो इसने दिया एक तरह से उससे निकाला, उसमें भी 23 मिला। मतलब कि जो ट्रायड जो है वो यहाँ पर बन रहा है, बीच वाला एलिमेंट का, बीच वाले एलिमेंट का वेट जो है बाकी दोनों के वेट का एवरेज। ठीक है, इसी तरीके से एक और ट्रायड देखते हैं हम लोग, एक और ट्रायड ले लेते हैं एक और अगर ट्रायड हम लें, एक और ट्रायड हम लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो इसके अंदर भी देखो वेट, तो देखो एक एग्जांपल याद रखना है, अगर एग्जाम में आएगा तब भी एक ही एग्जांपल लिखना है, ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखना है। मुझे तो वेट पता है इसलिए मैं इनके भी वेट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्लोरीन का लगभग होता है 35.5, ब्रोमीन का जो होता है, ब्रोमीन का लगभग 80 होता है, और इसका होता है 127। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, इधर भी हम ब्रोमीन का अगर वेट निकाले तो कैसे निकालेंगे बताओ, कितना आ गया बताओ यहाँ से निकाल के? So 127 plus 35.5/2. तो 35.5 प्लस 127/2, तो 127 प्लस 35 कितना होगा? So 162.5. 162.5/2 जब हम करेंगे तब जो हमें वेट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 81, है ना? 81 मिलेगा ना? Yes, sir. 81.25 मिलेगा। तो देखो जो ब्रोमीन का जो वेट होता है, तो ब्रोमीन का जो वेट होता है वो है 80, और जो हमें यहाँ से जो डोब्रीनर ने जो फॉर्मूला दिया है उस एक तरह से वहां से हमें मिल रहा है 81.5। तो इतना डिफरेंस चल जाता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं भी आए तब भी चलेगा। वो बोल रहे हैं कि 80 और 81 लगभग एक जैसे, लगभग बराबर ही है। तो मतलब यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी ट्रायड जो है वो बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब इसने एक दो एग्जांपल्स और दिए थे, मतलब वैसे तो काफी सारे थे लेकिन एक और लिख लो। वैसे वेट वेट वगैरह सब इनका ध्यान नहीं रखना था। एक स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी एक तरह से एक ट्रायड बनाएगा। तो देखो हमने ट्रायड के 3 एग्जांपल लिए हैं। पहला ये लिथियम वाला था, दूसरा हमने ये वाला लिया क्लोरीन वाला, और तीसरा ये वाला लिया। तो सारे में वेट तुम्हें नहीं पता रखना। देखो एक एग्जांपल याद रख लो, सबसे इजी वाला यही है। तो ये वाला एक एग्जांपल याद रख लो, अगर पूछता है डोब्रीनर ट्रायड तो डेफिनेशन बता के ये एक एक ऐसे दिखा देना वेट निकाल करके, है ना? बाकी वाले उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? या फिर कभी ऐसा पूछ सकता है कि भाई डोब्रीनर के ये तीनों डोब्रीनर ट्रायड बनाते हैं, इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, तो ब्रोमीन का वेट निकालो। तो ब्रोमीन का वेट जब तुम निकालोगे इतना आएगा, यही आंसर होगा एक तरह से। बात आया समझ में? Yes, sir. ओके, देखो तो इसके अंदर एक मिनट रुको, इसको लिखो मत अभी। मैं एक एक पॉइंट और बता देता हूँ, फिर तुम लिख सकते हो, है ना? एक पॉइंट इसके अंदर जो और एक पॉइंट इसके अंदर जो और हम देखते हैं कि he also explained, what did he explain? He also explained
that he also explained when three elements in a triad are arranged, then अरेंज कैसे करना है? अरेंज मतलब हमें ऐसे ही करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ऑर्डर, ऐसा लिखो। वैसे इतना मतलब इतना डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन बात वही है, जब आप अगर वेट के हिसाब से नहीं अरेंज करोगे तो मान लो आपने पहले ये दोनों लिख दिया, फिर लास्ट में इसको लिख रहे हो, है ना, तो कभी कभी हो सकता है तुम बीच में ये वाला लिख दो, तो फिर वो एवरेज आएगा नहीं वहां पर। एवरेज तभी आएगा जब तुम ऐसे इंक्रीजिंग मास ऑर्डर में लिखोगे उसको, ठीक है? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर। He also explained when all three elements in a triad are arranged, then atomic mass of middle element is almost equal to mean of atomic weight of other two elements. है ना? एंड ऑल थ्री, मतलब ये अलग से भी लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ इसको कंप्लीट कर दो और एक पॉइंट यहाँ पर और लिख दो, ऑल थ्री एलिमेंट्स in a triad show similar properties. सिमिलर प्रॉपर्टीज, जब भी प्रॉपर्टीज का हम बात करते हैं ना, प्रॉपर्टीज मतलब वो रिएक्ट कैसे करेंगे, उनका वैलेंसी क्या होगा, वो किस तरह की रिएक्शंस देंगे, तो वो लगभग मतलब सिमिलर होती है, रिएक्शंस लगभग सिमिलर होती है ट्रायड में जो होती है। तो ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन था, इसमें कुछ ज्यादा वो ऐसे साइंटिफिक रेवोल्यूशनरी ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? तो ये नोट करो इसको। सर ऐसे कुछ लिमिटेड ही ट्रायड्स है फिर मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे ट्रायड बनते जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, लिमिटेड ही है, ऐसे 4-5 मैक्सिमम 3-4 बनते हैं, उससे ज्यादा बनते भी नहीं है। ओके, तो यही तो, अगर सारे ऐसे 3-3 का ग्रुप बन जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उस देखो ये 1829 की बात है, उस टाइम पे लगभग ऐसा समझ लो कि 20-25 एलिमेंट ही नॉन थे उस टाइम तक। तो अब 20-25 में से भी अगर 3-4 ग्रुप बन गए तो मतलब आधे से ज्यादा तो आपने एक तरह से क्लासिफाई हो गया फिर भी आपके, समझ रहे हो भाई? अगर 20-25 ही एलिमेंट है और 5 ग्रुप भी बना दिए मान लो ऐसे ऐसे करके आपने, तब भी 15 आ गए उसके अंदर। यस सर। तो मतलब वो ठीक ठाक है, मतलब एक तरह से उस टाइम के लिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स आएंगे प्रॉब्लम आता जाएगा, और उनमें ट्रायड भी नहीं बन रहा था कहीं पर भी कुछ ऐसा आगे। तो उस टाइम के हिसाब से मतलब ठीक है, पहली बार कोशिश तो की है, आगे जो आएगा वो और अच्छी कोशिश करेगा, मतलब ऐसे। यही तो मतलब इसका इसका जब हम डीमेरिट्स देखेंगे ना, इसका डीमेरिट्स या इसमें थ्योरी में क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम यही होती है। अच्छा, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला स्टेटमेंट हमने पहले ही लिख लिया है ना, तो लास्ट वाला हम हटा देते हैं, he made groups of 3 elements, है ना, which showed similar properties। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको है ना, इसको इधर ले आओ और यहाँ पर इसके ब्रैकेट में ऐसे ट्रायड ही लिख दो,
ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट को इसी को ट्रायड बोलते हैं, और इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। ठीक है, she made groups of 3 elements which showed similar properties, that is okay। और ये लास्ट में भी हमने यही लिखा ना, लास्ट वाले को इसको हटा दो, फिर इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। Yes, I noted. ओके, देखो इसमें भी वैसे इसका जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं ताकि कभी और काम आ जाएगा। इनके वेट्स मतलब नोट कर लो। कैल्शियम का वेट होता है 40, इसका जो बेरियम जो होता है ना, बेरियम का होता है 137, और जो स्ट्रोंशियम का लगभग इन दोनों का एवरेज आएगा ये 140 लगभग 180, और 180/2 90 के आसपास, मतलब इसका जो आएगा आपका 86 या 87 ऐसा कुछ आता है। इसका 87 आएगा, इसका 86 नहीं 87 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रायड तो बन जाएगा। कितना मतलब यहाँ एवरेज कितना आ रहा है, 140 और 137 और 40 का लगभग 180 है ना, 180 का आधा 90। तो अगर तुम इसको ठीक से निकालोगे ना तो आएगा लगभग 88 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो लगभग इक्वल आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, 88.5 आएगा। नहीं, अरे इसका एवरेज पूछ रहा हूँ मैं। 137 + 40/2, तो ये तो 88 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन Yes, लगभग I इक्वल आएगा मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब डॉबरीनर ने पहली बार इस तरह से ट्रायड बनाए हैं। तो पहला अटेम्प्ट है, ठीक है, मतलब कुछ गलतियां हैं बहुत सारी, लेकिन फिर भी काम चला हुआ है। ठीक है, इसका अगर हम एक दो डीमेरिट्स देख लेते हैं, इसका डॉबरीनर का डीमेरिट्स क्या है। इसका अगर हम डीमेरिट्स का बात करें तो देखो सबसे पहला डीमेरिट्स तो यही है कि only only few triads can be formed. Only few क्या, ये 3-4 ही होते हैं, मतलब 3 या 4 इतने ही बनते, इससे ज्यादा बनते भी नहीं है ना। तो only few triads can be formed, not applicable for most of the elements। तो ज्यादातर एलिमेंट के लिए आज तो ये वैलिड भी नहीं है, मतलब आज भी, मतलब ट्रायड तो जैसे उस टाइम पे जो बनाए थे वो भी अभी है, प्रॉपर्टीज भी ठीक है, मतलब इनका सिमिलरिटीज है, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट्स इस तरह के ट्रायड नहीं बनाते, मतलब उनका 3-3 का ग्रुप बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, तो देखो इसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज डन बाय ऑक्टेव, नॉट ऑक्टेव, दैट इज न्यूलैंड। ओके, न्यूलैंड ने कुछ ऑक्टेव्स बनाए, और वो कैसे बनाए देखो हम अभी देखते हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव हम ऐसा बोलते हैं इसको।
पहले डॉबरिनर था ना, डॉबरिनर्स ट्रायड, अब जो ये है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो ऑक्ट मतलब तुमने ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, तो ऑर्गेनिक में ऑक्ट का मतलब तुम्हें पता ही होगा, ऑक्ट का मतलब 8 होता है ना। तो एक तरह से यहाँ पर 8 के ग्रुप बनाए इसने, 8 का तो वैसे बना भी नहीं था, बस 7 के ही बनेंगे। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव में देखो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने बताया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के ऐसे एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करें। देखो भी सब साइंटिस्ट जो थे उस टाइम सारे के सारे एटॉमिक वेट के हिसाब से ही अरेंज कर रहे थे, समझ रहे हो, सारे के सारे एटॉमिक वेट के ही हिसाब से अरेंज कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम वेट ही अवेलेबल था, एटॉमिक नंबर वगैरह का कॉन्सेप्ट आया भी नहीं था उस टाइम तक। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, या फिर इसको ऐसा ही बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो हाँ, इसको ऐसे लिखो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। चलो, तो देखो अगर न्यूलैंड ने क्या किया, देखो मैं एक बार पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ तुम्हें। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने ऐसे एलिमेंट्स लिए जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद देखो, फ्लोरीन के बाद इसने क्या लिया, फ्लोरीन के बाद इसने सोडियम लिया यहाँ पर, क्योंकि बीच में इनर्ट गैस आता है, तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन इनर्ट गैस उस टाइम तक डिस्कवर हुआ ही नहीं था, है ना। तो इसने क्या बोला कि अगर हम ऐसे इनको लिखें, अगर हम इस तरीके से इनको अरेंज करेंगे, तो देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऐसे बता रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा कौन से एलिमेंट से, 8th एलिमेंट से। समझ में आ रहा है। अगर तुम यहां से स्टार्ट करोगे, इसको 1 मान के स्टार्ट करोगे, तो मतलब कि इसके आगे जो आने वाला है वो इसका प्रॉपर्टी मैच करेगा। मतलब एक गिनती स्टार्ट करो 1 से, और जो 8th आपको मिलेगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। अगर मान लो बेरिलियम के सेम प्रॉपर्टी वाला आपको चाहिए, तो ऐसे ऐसे स्टार्ट करके जाओ, यहाँ पर जो 8 के बाद जो 9 पे आएगा, एक्चुअल में जो यहाँ 9 पे आएगा वो यहाँ 8 पे होगा, है ना। ऐसे देखो एक बार मुझे पूरा टेबल ड्रॉ करने दो, इसमें क्या था। तो हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 8th एलिमेंट है, ये ऐसा बता रहा है कि जो 8th एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज सेम होगा फर्स्ट से। तो उसको हम 8th वाले को इधर भी लिख सकते हैं। फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, और उसके बाद आएगा फिर से पोटेशियम। ठीक है, फिर पोटेशियम, देखो पोटेशियम का जो है वो 8th वाला जो है उसका सिमिलर होगा फर्स्ट वाले से, तो उसको यहाँ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम के बाद इसने मतलब कुछ दिया ही नहीं आगे, ऐसे खाली छोड़ दिया इसने। समझ में आ रहा है। तो देखो भाई, इसका जो लॉजिक सिंपल सा था कि जो एवरी फर्स्ट एलिमेंट, अगर आप यहाँ से नंबर स्टार्ट करो तो जो 8th मिलेगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। अगर आप यहाँ से गिनती स्टार्ट करोगे, यहाँ से ऐसे यहाँ तक आओगे, फिर से तो यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे जाओ और यहाँ पे आओगे आप, तो ये 8th मिलेगा आपको, और 8th का जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट से सेम होगा। मतलब हर 7वें एलिमेंट के बाद 8वें का प्रॉपर्टी सेम होगा। ये ऐसे 7 होगा, ये 8वां आएगा, इसका प्रॉपर्टी इससे मैच करेगा। इसी तरीके से यहाँ से गिनती स्टार्ट करोगे, यहाँ पर आओगे, ये 8वां है, इस फर्स्ट वाले का 8वें के साथ प्रॉपर्टी सेम होगा अगेन। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए 8 के ग्रुप बनाए इसने, समझ रहे बात। और इसमें मतलब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसमें तुमने कहीं पर ये भी ऐसे भी देखा होगा, इसमें हम ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ ऐसे सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा। देखो भाई, ये तो अंग्रेज था, ये तो ऐसा म्यूजिक सुनता नहीं था, मतलब ये तो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, तो ये तो सुनता नहीं होगा वो। लेकिन वहां पर भी वेस्टर्न म्यूजिक में ऐसा कुछ रहता है, दो रे मीसा ऐसा कुछ रहता है उधर भी। ठीक है, मतलब ये अष्टक एक तरह से, मतलब सप्तक जो नहीं होते हैं ऐसे म्यूजिक में, देखो सा रे गा मा पा धा नी, तो ये 7 एक तरह से सप्तक होते हैं, सप्तक बोला जाता है इनको, क्योंकि ये 7 का ग्रुप है। इन्हीं को हम बार बार ऐसे कुछ रिपीट करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस म्यूजिक में।
तो ये ऐसा इसने मतलब ये म्यूजिक के बारे में ही सोच के इसने ऐसा दिया, जिस तरह से म्यूजिक में हर 7वें के बाद 8वां जो म्यूजिक में जिस तरह से हर पहला और 8वां मैच कर रहा है, वैसे ही इन एलिमेंट में भी पहला और 8वां मैच करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, या फिर ऑक्टेव जो वर्ड है ना, वो म्यूजिक से ही लिया गया है एक तरह से। म्यूजिक में भी ऐसा बोलते हैं कि जो पहला सुर है वो 8वें सुर के समान होगा। आ रहा है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं, ये सारे गामा भी लिख दोगे तब भी चलेगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो इसके अंदर देखो, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि इसके अंदर इसने क्या किया था। तो मैं देखो पता तो साफ साफ चल रहा है भाई कि ये जो 8 वाला जो है, इधर मैं थोड़ा सा अलग से इसको थोड़ा ऐसे डार्क कर देता हूँ। तो ये जो 8 वाला है इसका प्रॉपर्टी सेम है फर्स्ट वाले से, है ना? इधर देख लो खाली, हर 8वां एलिमेंट, आप कहीं से भी गिनती शुरू करो, जो पहला और 8वां जो होगा उनका प्रॉपर्टी सेम होता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूलैंड ने क्या दिया था, न्यूलैंड ने क्या बोला था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing atomic mass order। तो हम इनको इंक्रीजिंग, देखो वैसे वेट वगैरह यहाँ पे भी अब हमने लिखने, लेकिन वेट इतना जरूरी नहीं है याद करना, तो हम लोग वेट यहाँ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, when elements are arranged in increasing atomic mass order या atomic weight order, okay, then every eighth element will have similar property to the first one, similar properties to the first one। तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, पर बराबर नहीं मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा उनका। ठीक है, यस सर। ही एक स्टेटमेंट और लिख दे, ही कंपेयर्ड दिस टू, देखो ये म्यूजिक का शौकीन था, ही कंपेयर्ड दिस टू, उसको ये आइडिया भी म्यूजिक सुनते सुनते मुझे लग रहा है आया होगा, है ना? ही कंपेयर्ड दिस टू ऑक्टेव्स है ना, हिंदी में इसको सप्तक या अष्टक बोल सकते हैं, अष्टक होगा 8, है ना? तो जो म्यूजिक में जो सप्तक या अष्टक नहीं होता है, उसी तरीके से इसने बोला कि जैसे म्यूजिक में बार बार रिपीटिशन होता है चीजों का, यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज में उसी तरीके का रिपीटिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, he compared this to octaves found in music, therefore it's called law of octaves। तो इसको लॉ भी बोल सकते हो या फिर सिर्फ ऑक्टेव भी बोल देंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम 2 मिनट और लूंगा मैं, फिर हम क्लास एंड करेंगे। जस्ट इसके 1-2 डीमेरिट्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ड्रॉबैक या फिर डीमेरिट्स देखते हैं। तो ड्रॉबैक, हाँ अगर बात करें ड्रॉबैक हम इसी के देख रहे हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ के। तो जो पहला इसका ड्रॉबैक है, पहला ड्रॉबैक ये है कि इट इज एप्लीकेबल अप टू व्हाट, इट इज एप्लीकेबल अप टू विच एलिमेंट, कहां तक लिखा है अभी हमने बताओ सर सोडियम तक। कैल्शियम।
इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ऑन, लास्ट में मतलब कैल्शियम आया है ना, ये देखो यहाँ पर, उसके बाद बाकी कुछ लिखा ही नहीं इसने, बाकी ऐसे खाली छोड़ दिया, क्योंकि बाकी जो नेक्स्ट आएगा उनका प्रॉपर्टी मैच कर ही नहीं रहा था, और बहुत सारे यहाँ पर नोन भी नहीं थे, मतलब कुछ कुछ देखो इनके नीचे ये तो पता भी नहीं थे कि इसके बाद कैल्शियम के बाद क्या आएगा, कुछ तो पता भी नहीं थे, कुछ का प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा था, तो इसका जो इसने बोला, देखो उस टाइम भी 30-35 एलिमेंट नॉन थे, तो 30-35 में से इसने मतलब लगभग कितना हो गया, 8-8-16 और तो 20 के आसपास इसने इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफाई कर दिए, तो ठीक है, मतलब 30-35 में से 20 को क्लासिफाई कर दिया तो अच्छी बात ही है एक तरह से, है ना। इट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, नॉट आफ्टर दैट, है ना। उसके बाद ये जो आपका है लॉ जो है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और जो एक पॉइंट इसके अंदर और है, आफ्टर डिस्कवरी, देखो जब ये इसने लॉ दिया था ना, या जब इसने ये इस तरह के साथ साथ के ग्रुप बनाए थे, उस टाइम पर इनर्ट गैसेस नोन नहीं था। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, after discovery of inert gases, this law was, मतलब जब इनर्ट गैसेस आ गया तो फिर तो ये उसको पूरा ही डिस्कार्ड करना पड़ा, मतलब इसको पूरा ही हटा ही दिया गया, इसको मतलब फिर कंसीडर ही नहीं किया गया, डिस्कार्डेड ऐसा लिख दो। तो जैसे ही आपके पास इनर्ट गैसेस आएगी, तो फ्लोरीन के बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है, फ्लोरीन के बाद नियॉन आती है, कैल्शियम के बाद आर्गन, इस फ्लोरीन के बाद आर्गन आता है, और यहाँ पर भी कुछ कुछ इनर्ट गैस आएगा। तो जब इनर्ट गैस को तुम यहाँ रख दोगे, तो ये बोल रहा है कि पहला और सातवां मैच करेगा, तो सातवां या पहला और आठवां मैच करेगा, तो आठवां तो नियॉन है, तो नियॉन और लिथियम थोड़ी मैच करेगा, या फिर सोडियम और आर्गन थोड़ी मैच करेगा। तो अब ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, या तो ऐसा बोलो कि पहला और नवा मैच करेगा, फर्स्ट एंड 9th एलिमेंट विल मैच, लेकिन तब तक हो सकता है ये चला गया हो दुनिया छोड़ के, इसने मॉडिफाई नहीं किया फिर कि पहला और 9th मैच करेगा। तो जब जब इनर्ट गैसेस आ गया, तब इस लॉ का कोई वैल्यू नहीं रह गया फिर। आया बात समझ में? यस सर। ओके सर, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नोट डाउन दिस।